आज रविवार दिनांक 13 दिसंबर 2020। भारत के संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अर्थात ऑनरेबल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस व्याख्यान माला के 8वें व्याख्यान में मैं मैत्री इंडिया चैनल के सारे ही दर्शकों को और उनके माध्यम से भारत का संविधान, जिन्हें भारत के सार्वभौम लोग कहता है, उन लोगों को साधुवाद देता हूँ, विनम्र अभिवादन करता हूँ, उनके प्रति मंगल कामना प्रेषित करता हूँ और उनको सप्रेम जय भीम भी। आज के इस 8वें व्याख्यान का विषय है माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में प्रवेश, पंडित जवाहरलाल नेहरू का लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव, जिसको रिजोल्यूशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है, और उस प्रस्ताव पर बैरिस्टर एम.आर. जयकर का संशोधन प्रस्ताव। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि इस विषय का सीधा संबंध माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के 17 दिसंबर 1946 के पहले भाषण से है। इसलिए उनका जो पहला भाषण है अत्यंत महत्वपूर्ण भाषण है, जिसके बारे में हम अगले रविवार को बातचीत करेंगे। उसको समझना हो तो माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का रिजोल्यूशन रखा गया था, लक्ष्य का संबंधी प्रस्ताव रखा गया था, और उस पर बैरिस्टर एम.आर. जयकर ने जो संशोधन प्रस्तुत किया था, उनको समझना और जानना आवश्यक है। पिछले व्याख्यान में हमने देखा था साधारणतया माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संविधान सभा में प्रवेश के पहले की स्थिति। थोड़ा सा अब हम संविधान सभा में प्रवेश की बात कर रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी रिवीजन करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने घोषणा की। कैबिनेट मिशन पार्लियामेंट द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा नियुक्त कैबिनेट मिशन, जो भारत के संविधान के संबंध में, स्वराज्य देने के संबंध में, इंडिपेंडेंस देने के संबंध में भारत में विचार विमर्श के लिए आया था, वो कैबिनेट मिशन 16 मई को उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश संसद भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने वाली है। ब्रिटिशों ने सोच लिया है कि भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाए और ब्रिटिश भारत छोड़कर चले जाएंगे। प्रत्येक स्वतंत्र देश का अपना संविधान होता है और प्रत्येक स्वतंत्र देश के लोग अपना संविधान का स्वयं निर्माण करते हैं। इसीलिए कैबिनेट मिशन ने यह भी घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान होगा, स्वतंत्र भारत के लोग इस संविधान की निर्मित करेंगे और उसके लिए प्रक्रिया स्वरूप ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा संविधान सभा गठित की जाएगी। संविधान सभा गठित करने के संबंध में स्वतंत्र निर्देश दिए गए थे और स्वतंत्र निर्देश के चलते ये घोषित किया गया था कि ब्रिटिश भारत के 3 हिस्से हैं। भारत के 3 हिस्से हैं। ब्रिटिश भारत, जिसको प्रांतों का भारत कहा जाता है, दूसरा आयुक्तों का प्रदेश और तीसरे संस्थान हैं। तो इन तीनों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में हो, इसके लिए एक व्यवस्था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा संविधान सभा के निर्वाचन के लिए नियोजित की गई थी। उस व्यवस्था के चलते, प्रणाली के चलते ब्रिटिश भारत के प्रांतों में पहले फरवरी-मार्च 1946 में पहले विधानमंडलों के चुनाव किए गए और बाद में यह निर्णय किया गया कि विधानमंडलों के प्रतिनिधि उन प्रांतों से, अपने अपने प्रांतों से संविधान सभा में प्रतिनिधि निर्वाचित कर भेजेंगे। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि यह प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित संविधान सभा में प्रतिनिधि होंगे। आयुक्तों के प्रदेश के प्रतिनिधि आयुक्तों द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और संस्थानों के प्रतिनिधि संस्थानों द्वारा
नियुक्त संस्थानों के संस्थानिकों द्वारा, नवाबों द्वारा, राजाओं द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। 1946 में जो विधानमंडलों के चुनाव हुए, 1942 में माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना नागपुर में की थी। 18, 19, 20 जुलाई को 42 को नागपुर में एक अखिल भारतीय पददलित वर्ग परिषद का आयोजन किया गया था और उसमें अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की गई थी। उस समय माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वायसराय के मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री होने की वजह से ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के पहले अध्यक्ष श्री राव बहादुर एन शिवराज थे और सचिव पी.एन. राजबोस थे। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बैनर के नीचे एक विधानमंडलों के चुनाव में शरीक डॉक्टर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बैनर के नीचे विधानमंडलों के चुनाव लड़े गए। उस समय कांग्रेस, गांधी और सरदार पटेल डॉक्टर अंबेडकर को अपना घोर शत्रु मानते थे। उन्होंने ऐसी रणनीति निश्चित की कि माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या उनका पक्ष ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक भी प्रतिनिधि विधानमंडल में चुनकर नहीं आना चाहिए। उनकी रणनीति सफल हुई और सारे भारत में अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सिर्फ 2 प्रतिनिधि चुनकर आए। एक बंगाल में, बंगाल कह रहा हूँ मैं, पश्चिम बंगाल नहीं, क्योंकि तब तक भारत का विभाजन नहीं हुआ था। बंगाल से माननीय श्री जोगेंद्र जी मंडल चुनकर आए थे और सीपीएन बरार से आर.पी. जाधव चुनकर आए थे। मुंबई प्रदेश से एक भी प्रतिनिधि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का चुनकर नहीं आया था। इसीलिए स्वाभाविक है कि मुंबई विधानमंडल में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक भी प्रतिनिधि नहीं होने की वजह से माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा के लिए नॉमिनेट कौन करेगा, उनका नाम कौन प्रस्तावित करेगा। और ऐसे सिचुएशन में माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को लगा कि वह संविधान सभा में चुनकर जाने की उनकी संभावना नहीं है और इसीलिए फिर उन्होंने अपना पक्ष ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से विचार विनिमय किया। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने अपनी वर्किंग कमेटी में यह निर्देश दिया माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कि खैर कोई बात नहीं, आप चुनकर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, परंतु लॉबिंग करने के लिए, एडवोकेसी करने के लिए, संविधान सभा के सदस्यों से बातचीत करने के लिए आप एक डॉक्यूमेंट बनाइए और उस डॉक्यूमेंट का नाम है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, जिस पर हम पिछले व्याख्यान में विस्तार से चर्चा की है, उस पर हम अधिक बातचीत नहीं करेंगे। जब ये डॉक्यूमेंट क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की संविधान सभा में निर्वाचित होकर जाने की संभावना बहुत ही क्षीण थी। और फिर डॉक्टर अम्बेडकर ने जब ये सोचा कि क्यों जाना चाहते थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, संविधान निर्माण के लिए नहीं जाना चाहते थे। माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को लग रहा था कि संविधान सभा में अलग अलग समुदायों के, अलग अलग समूहों के मूलभूत मौलिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा होगी। मुझे भी अपने लोगों के फंडामेंटल राइट्स यदि सुरक्षित रखने हैं तो मैंने संविधान सभा में जाना चाहिए, संविधान सभा में उनके हकों की सुरक्षा करनी चाहिए। इसीलिए जाना चाहते थे, परंतु जाना संभव नहीं दिखा तो उन्होंने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ के माध्यम से लॉबिंग का विचार किया, एडवोकेसी का विचार किया, परंतु इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। जब मुंबई विधानमंडल से डॉक्टर अंबेडकर के विधानसभा में चुन कर जाने की संभावना नहीं बन सकी तो फिर बंगाल से और अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के प्रतिनिधि के तौर पर जो चुन कर आए थे, माननीय महामना उनको कहा जाता है, महामना जोगेंद्र नाथ जी मंडल जो चुन कर आए थे, उन्होंने माननीय डॉक्टर बी.आर. को आमंत्रित किया कि आप आइए, मैं आपको बंगाल विधानमंडल से मैं आपको
संविधान सभा में निर्वाचित कर कर भेजने की जिम्मेदारी लेता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने आमंत्रित किया कि आप आइए तो सही, मैं आपके निर्वाचन की जिम्मेदारी लेता हूँ। यहाँ पर भी कांग्रेस ने माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में चुनकर नहीं जाना चाहिए, इसके भरसक प्रयास किए, जितना संभव था उतने प्रयास किए। माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बंगाल विधानमंडल से संविधान सभा में चुनकर जाने के लिए 5 प्रथम वरीयता के वोट्स की आवश्यकता थी। प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता। जब क्यूमुलेटिव सिस्टम ऑफ वोटिंग जिसको कभी संभव हो तो विस्तार से बात करेंगे। क्यूमुलेटिव सिस्टम ऑफ वोटिंग जब प्रणाली स्वीकार की जाती है किसी निर्वाचन के लिए, तो उसमें जो वोटर्स होते हैं उनको वरीयता देनी पड़ती हैं। तो प्रथम वरीयता के 5 वोट्स की जरूरत थी माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा में बंगाल विधानमंडल से चुनकर जाने के लिए। आश्चर्य की बात है कि उनको 7 वोट्स मिले। आश्चर्य की बात है कि उनको 7 वोट्स मिले, पहली वरीयता के 7 वोट्स मिले। और ये सारे ही वोट्स अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के थे। एक ऐसा प्रवाद है, एक मिथक है कि मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया, मुस्लिम लीग ने उनको वोटिंग किया। यह बिल्कुल गलत बात है। मुस्लिम लीग का एक भी मत, एक भी वोट माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नहीं मिला। सारे ही वोट जो मिले, 7 के 7 वोट, यह 7 वोट यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बंगाल विधानमंडल में जो प्रतिनिधि थे उनके वोट हैं। दूसरा एक प्रवाद ये भी है कि डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस के उम्मीदवार शरद चंद्र बोस को हराकर संविधान सभा में पहुंचे। यह भी बात गलत है। शरद चंद्र बोस भी संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे। हाँ, यह बात सही है कि उनको माननीय डॉक्टर अंबेडकर से कम वोट मिले, परंतु दोनों संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे। माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी को बंगाल विधानमंडल से जो प्रथम वरीयता प्राप्त और द्वितीय वरीयता प्राप्त जो वोट्स मिले, जिन्होंने उनको वोट किया, उनके नाम इस प्रकार से है: जोगेंद्रनाथ मंडल स्वयं, नगेंद्र नाथ राय, गयानाथ विश्वास, मुकुंद बिहारी मलिक, बीर बिरसा, संतोष कुमार मलिक, श्रीमती सुबाना मैत्र सरकार, अपूर्व मुजुमदार, चुन्नीलाल विश्वास और मलयेंद्र राव। इसमें कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आए हुए अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों ने भी डॉक्टर अंबेडकर को वोट दिया। यह जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, यह जानकारी मैंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ए क्रोनोलॉजी आयुष्मान विजय मानकर द्वारा लिखित किताब से दे रहा हूँ। दूसरा भी स्रोत मेरे पास है, उसमें कुछ अंतर है इस जानकारी में और उस जानकारी में, यह अंतर है। फिर भी मैं दूसरे स्रोत की जानकारी भी आपको देना चाहूँगा। दूसरा स्रोत है जानकारी का द मैन हु कोडिफाइड इंडियन इंडिपेंडेंस, डॉक्टर सुरेश माने द्वारा लिखित इस ग्रंथ से मैंने इस संबंध में, किस संबंध में, माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में प्रवेश, इस संबंध में और विशेषता बंगाल विधानमंडल से उनका निर्वाचित होना, इस संबंध में इस स्रोत से भी जो जानकारी मिली है वो जानकारी भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों को देना चाहता हूँ। दोनों जानकारियों में थोड़ा अंतर है। निश्चित बात यह है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बंगाल विधानमंडल से संविधान सभा में चुनकर गए, 5 वोट्स की आवश्यकता थी, उनको 7 वोट्स मिले। यह दोनों जानकारियाँ दोनों स्रोतों में दी गई है। बाकी माइनर डिटेल्स में कुछ अंतर है, उसको बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्री जोगेंद्रनाथ मंडल ने एवं ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बंगाल यूनिट ने
बंगाल इकाई ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बंगाल विधानमंडल से संविधान सभा के निर्वाचन के लिए उम्मीदवारी दाखिल करने के लिए निमंत्रण दिया। एक ही सदस्य थे, मगर उनको विश्वास था महामना जोगेंद्रनाथ मंडल को कि मेरे प्रयासों से मैं माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चुनकर भेज सकता हूं संविधान सभा में। और बंगाल में जो यूनिट था अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का, उन्होंने माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आमंत्रित किया और इस आमंत्रण का स्वीकार करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 29 जून 1946 को कलकत्ता पहुंचे। उस समय कलकत्ता था, अभी उसको कोलकाता कहा जाता है, उस समय कलकत्ता। 29 जून 1946 को कलकत्ता पहुंचे डॉक्टर अंबेडकर। 18 जुलाई 1946 को संविधान सभा के लिए चुनाव होने थे। 29 जून को पहुंचे, 18 जुलाई को चुनाव होने थे। तैयारी के लिए सिर्फ और सिर्फ 19 दिन थे। तैयारी के लिए सिर्फ 19 दिन थे। माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभाओं में चुनाव जीतने की आशा छोड़ दी थी। एक ही प्रतिनिधि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का, उसमें भी चुनाव के तैयारी के लिए सिर्फ 19 दिन बाकी है। ऐसी स्थिति में उनको लग रहा था चुनाव तो मैं लड़ रहा हूँ, आश्वासन तो दिया है मुझे, आश्वासन दिया है, किसने? जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने आश्वासन भी दिया है, फिर भी मेरे चुनकर जाने की बहुत अधिक संभावना नहीं, ऐसा विचार डॉक्टर अंबेडकर के मन में आ रहा था। परंतु जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने उन्हें आश्वस्त किया, आप चिंता मत कीजिए, आप चुनकर जाने वाले हो। और बंगाल के ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की इकाई ने और युवा वाहिनी ने एक असाधारण युद्ध शुरू कर दिया। युद्ध काय के लिए था? चाहे कुछ भी हो जाए, मगर माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में चुन कर जाना चाहिए। उसके लिए जो भी प्रयास करने पड़े वह हम करेंगे और देखेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में चुन कर जाते हैं या नहीं। उस समय बंगाल विधानमंडल में अनुसूचित जाति के कुल 30 सदस्य थे। सारे बंगाल विधानमंडल में अनुसूचित जाति के कुल 30 सदस्य थे। उनमें से 26 कांग्रेस के थे, उनमें से 26 कांग्रेस के थे, 3 स्वतंत्र थे और अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जोगेंद्रनाथ मंडल एक ही सदस्य थे। इसे मिलाकर संविधान मंडल में बंगाल विधानमंडल में अनुसूचित जाति के 30 सदस्य थे। निर्वाचित होने के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है, माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 5 वोट्स की जरूरत थी। प्रथम वरीयता प्राप्त 5 वोट्स की जरूरत थी। कांग्रेस घोर विरोध के लिए मैदान में खड़ी हो गई। कांग्रेस ने चाहा कि चाहे जो भी हो जाए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में चुनकर नहीं जाने चाहिए। और क्या किया? रणनीति के तौर अम्बेडकर को अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि मत ना दे, वोट ना दे, इसलिए उन्होंने एक अनुसूचित जाति का उम्मीदवार खड़ा कर दिया। उम्मीदवार खड़ा करने की रणनीति बनाई कि चलो उन्हीं का उम्मीदवार खड़ा हो गया तो शायद कांग्रेस के अनुसूचित जाति के वोट्स अम्बेडकर को, माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नहीं मिलेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने व्हिप जारी कर दिया। व्हिप मतलब पक्षादेश। व्हिप का अर्थ क्या होता है? पक्षादेश। पक्ष आदेश देता है कि सारे ही सदस्यों को पक्ष का आदेश मानना पड़ेगा, उसको व्हिप कहते हैं। और व्हिप जारी कर दिया कि कोई भी कांग्रेस का सदस्य माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को वोट नहीं करेगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस रास्ते पर उतर आई और डॉक्टर अम्बेडकर के विरोध में प्रचार शुरू कर दिया। इसका प्रतिवाद करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बंगाल इकाई और युवा वाहिनी कांग्रेस के प्रचार के विरोध में
रास्ते पर संघर्ष के लिए उतर आए, रास्ते पर संघर्ष करने के लिए खड़े हो गए। इसके दरमियान जोगेंद्रनाथ मंडल द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्यों से संवाद प्रस्तापित करने की और माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को वोट देने के लिए उनको राजी करने की प्रक्रिया शुरू थी। इस प्रक्रिया के चलते एन राय जो एक स्वतंत्र सदस्य थे, उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अपना समर्थन घोषित कर दिया। एक मत मिल गया। एंग्लो इंडियन सदस्य जितने थे बंगाल विधानमंडल ने, उन्होंने भी अपना समर्थन माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को घोषित कर दिया। परंतु बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि हम संविधान सभा निर्वाचन का बहिष्कार करते हैं। चले गए सारे वोट। एक आशा थी कि कम से कम एंग्लो इंडियंस माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मत देंगे, वोट देंगे, परंतु समर्थन देने के बाद उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया। कांग्रेस के एक सदस्य थे गयानाथ बिश्वास, वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बड़े प्रशंसक थे। कांग्रेस के होते हुए भी उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को अपना समर्थन घोषित कर दिया। कांग्रेस, दुष्ट गांधी, दुष्ट सरदार पटेल, इन्होंने गयानाथ बिश्वास को अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया। बड़ी मुश्किल हो गई, किडनैप कर लिया। जो सदस्य समर्थन घोषित करेगा उसको किडनैप करने की यदि रणनीति कांग्रेस ने बनाई है तो कैसे होगा। गयानाथ बिश्वास को कांग्रेस द्वारा अगवा किया गया, किडनैप किया गया। मंडल मुस्लिम लीग के पास गए कि कुछ तो मदद करो, आप वोट नहीं कर रहे हो, कुछ तो मदद करो। मुस्लिम लीग ने इस चुनाव में अम्बेडकर के समर्थन के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया। मुस्लिम लीग के प्रयासों से भी गयाराम बिश्वास को किडनैपिंग से मुक्त नहीं किया जा सका, परंतु मुस्लिम लीग के प्रयासों से कांग्रेस के ही कुछ सदस्यों ने माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को समर्थन देने का निश्चय किया। इस सारे प्रयासों के चलते कांग्रेस के ही एक एससी सदस्य द्वारकानाथ बारुई ने डॉक्टर अम्बेडकर को समर्थन दिया। इस प्रकार से प्रक्रिया शुरू। नाम शूद्र, वहाँ के अनुसूचित जाति को नाम शूद्र कहा जाता है। बंगाल के बड़े ही कट्टर, जैसे महाराष्ट्र के महार है, यूपी के जाटव है, उसी प्रकार से ये बड़ी कट्टर अम्बेडकरी समर्थक जमात थी। इन्होंने सड़क पर उतरकर लड़ाई शुरू कर दी। कांग्रेस विरुद्ध ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बंगाल इकाई नाम शूद्र रास्ते पर संघर्ष शुरू हुआ। कांग्रेस के गुंडों ने उन पर आक्रमण किया, उन्होंने प्रतिवाद किया और आखिर के दिन में कुछ अनुचित न हो इसलिए अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सारे ही प्रतिनिधियों ने चुनाव स्थल जहां चुनाव होने वाला था उसको घेराव कर दिया। कुछ भी हो सकता था, उसको घेराव कर दिया। कलकत्ता के पंजाबी अस्पृश्य थे, वह भी रास्ते पर तलवार लेकर खड़े हो गए। खबरदार, देखते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में चुनकर कैसे नहीं जाते। घोषणा कर दी। पंजाब के अस्पृश्य जो कलकत्ता में स्थायी थे, नामशूद्र और अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने घोषित कर दिया कि यदि डॉक्टर अम्बेडकर के चुनाव में व्यत्यय लाया जाता है, डॉक्टर अम्बेडकर चुनकर नहीं आते तो यहाँ अराजक पैदा हो जाएगा, यहाँ शांति और कानूनी व्यवस्था का खतरा पैदा हो जाएगा। उनका निर्वाचित होना बहुत जरूरी है। और इस सारे प्रयासों का फल ये हुआ कि माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा पर निर्वाचन हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि जहां उन्हें 5 वोट चाहिए थे, वहां उन्हें 7 वोट मिले। ये सारे ही वोट, फिर से मैं दोहराता हूँ, ये सारे ही वोट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बिरसा अनुसूचित जाति के थे। ये सारे ही वोट
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। कांग्रेस की उम्मीदवार शरद चंद्र बोस से भी अधिक मतों से माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए। यह दूसरा स्रोत है, जिनको यदि कंफर्म करना है तो यह दूसरा स्रोत है, द मैन हु कोडिफाइड इंडियन इंडिपेंडेंस, डॉक्टर सुरेश माने। मुझे जिन जिन स्रोतों से जानकारी मिली वो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ इतना ही मालूम है कि माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महामना जोगेंद्रनाथ मंडल जी के प्रयासों से बंगाल विधानमंडल से संविधान सभा पर निर्वाचित हुए, इतना मालूम है। एक लाइन मालूम है हमको। क्या लाइन मालूम है? कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महामना जोगेंद्रनाथ मंडल जी के प्रयास से संविधान सभा पर बंगाल विधानमंडल से निर्वाचित है। ध्यान रहे, यदि डॉक्टर अम्बेडकर मुंबई विधानमंडल से चुनकर जाते थे तो बंगाल विधानमंडल से जोगेंद्रनाथ मंडल भी संविधान सभा में चुनकर आ सकते थे। उनके चुनकर आने की संभावना थी, उनकी इच्छा भी थी कि संविधान सभा में वह जाए, परंतु जब उन्होंने देखा कि अपना नेता, अपना प्रिय नेता संविधान सभा में नहीं जा पा रहा है, जिनका जाना अनुसूचित जाति के लिए नहीं सारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसके लिए महामना जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने असीम त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया। स्वयं संविधान सभा में न जाते हुए अपने स्थान पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नॉमिनेशन करवाया और वह चुन कर आए संविधान सभा के लिए। इसके लिए सारे ही प्रयास किए। आइए इस प्रसंग में, इस उपलक्ष्य में हम महामना जोगेंद्रनाथ मंडल जी को याद करें, उनका स्मरण करें। उनके इस असीम त्याग और प्रयासों के फलस्वरूप भारत का इतिहास बदल गया, भारत के संविधान निर्माण का इतिहास बदल गया। माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंच पाए हैं। कुछ निमित्त होते, उनका स्मरण करें और उनको कोटि कोटि धन्यवाद दे। मैं अपनी ओर से, मेरे वंदना संघ की ओर से, मैत्री इंडिया चैनल की ओर से और सारे ही दर्शकों के ओर से और भारतीय जनता की ओर से, क्योंकि भारतीय जनता के मुक्ति का प्रलेख लिखने वाले संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यदि महामना जोगेंद्रनाथ मंडल प्रयास नहीं करते तो चुनकर संविधान सभा में जा नहीं सकते थे। सारी भारतीय जनता ने, जो संविधान को अपने मुक्ति का प्रलेख मानती है, वो सारी जनता ने महामना जोगेंद्रनाथ मंडल जी को कोटि कोटि धन्यवाद देने चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। इस प्रकार से माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में पहुँचे। मेरी जानकारी के स्रोत भी मैंने आपको बता दिए हैं। चलो, संविधान सभा के लिए निर्वाचन हो गया, संविधान सभा के लिए निर्वाचन हो गया। सिर्फ संस्थानों के प्रतिनिधियों का संविधान सभा में नॉमिनेशन बाकी था, वह नहीं हो सका था, उसकी प्रक्रिया अलग से चलनी थी। परंतु ब्रिटिश भारत से और ब्रिटिश भारत के प्रांतों के विधानमंडलों से और आयुक्तों के प्रदेशों के प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए निर्वाचित हो गए। संविधान सभा का निर्वाचन संपन्न होने के बाद 9 दिसंबर 1946 सुबह 11 बजे, 9 दिसंबर सोमवार, दिन था सोमवार, 9 दिसंबर 1946 सुबह 11 बजे कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसको संविधान सभा गृह भी कहा जाता था उस समय, अब पार्लियामेंट हाउस है, भला हो मोदी का, भला हो बीजेपी का, भला हो आरएसएस का, इस ऐतिहासिक वास्तु को मोदी जी तोड़ने जा रहे हैं और नया संविधान भवन, नया पार्लियामेंट भवन बना रहे हैं। भला हो उनका कि जिस ऐतिहासिक वास्तु में
भारत के संविधान का निर्माण हुआ, उस वास्तु को धराशायी कर कर उस वास्तु को नष्ट कर कर, ऐतिहासिक धरोहर समाप्त कर कर माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना स्मारक बना रहे हैं, बीजेपी का स्मारक बना रहे हैं, आरएसएस का स्मारक बना रहे हैं। नया संसद भवन का निर्माण कर कर मेरी मंगल कामना उनके साथ है कि उन्होंने अपना स्मारक जरूर बनाना चाहिए, भले ही भारत की ऐतिहासिक धरोहर नष्ट क्यों न की जाए। जरूर कीजिए मोदी जी, हमारा आपको समर्थन है इसके लिए। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, संविधान सभा गृह में, आज के पार्लियामेंट में नई दिल्ली में संविधान सभा का सत्र आरंभ हुआ। सोमवार दिनांक 9 दिसंबर 1946 सुबह 11 बजे। संसद की एक परिपाटी होती है कि संसद सदस्यों के निर्वाचन के बाद उनका शपथ विधि होता है। उसी प्रकार से संविधान सभा में जितने भी निर्वाचित हुए उनको शपथ लेनी थी और अपने निर्वाचित होने का प्रमाण भी प्रस्तुत करना था, और इस प्रक्रिया के लिए अस्थायी सभापति नियुक्त किया जाता है, अंग्रेजी में जिसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर चुनना पड़ता है, नियुक्त करना पड़ता है, और परंपरा यह है कि जो सीनियर मोस्ट सदस्य होता है, जो ज्येष्ठतम सदस्य होता है, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, किसी भी पक्ष का हो। कभी कभी होता है कि पक्ष का इतना बड़ा ये होता है, अभी इस विधानमंडल में, इस विधानसभा में ऐसे ही हुआ था, कर्नाटक की विधानसभा में, कि प्रोटेम स्पीकर के लिए भी कांग्रेस का श्रेष्ठ होने के बाद भी उन्होंने बीजेपी के सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर बनाने का प्रयास किया था। ऐसा होता है कभी कभी, जो लोग सांसदीय परंपरा को मानना ही नहीं चाहते उनके लिए ये सारा चलता है, परंतु वो लोग सांसदीय परंपरा को मानने वाले थे, इसलिए सबसे ज्येष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनका प्रोटेम स्पीकर करके निर्वाचन किया गया और उनके सभापतित्व के अंतर्गत सारे ही सदस्यों ने शपथ ली और अपने निर्वाचित होने का प्रमाण पेश किया। सच्चिदानंद सिन्हा, याद करवाता हूँ मैं आपको, जब माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गोलमेज परिषद के समय संविधान सुधार समिति के सदस्य थे, संविधान सुधार समिति के सदस्य से 1932 में, तब संविधान सभा सुधार समिति के सदस्य के नाते उन्होंने कई मान्यवरों की साक्ष्य ली थी। उसमें सच्चिदानंद सिन्हा ने भी माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के समक्ष साक्षी के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा उपस्थित थे। पढ़िए डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट का नाम है माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, अंग्रेजी में वो उपलब्ध है, हिंदी में वो उपलब्ध है, मराठी में वो उपलब्ध है। अवश्य पढ़िए, पढ़ेंगे, मराठी की किताब है ये, मराठी अनुवाद है उसका, ये अवश्य पढ़िए, इसमें वह डिटेल्स आपको मिलेंगे। तो सच्चिदानंद सिन्हा प्रोटेम स्पीकर निर्वाचित हुए, अस्थायी सभापति निर्वाचित हुए, और औपचारिकता, निर्वाचन की औपचारिकता पूरी हुई। उन्होंने अपना निर्वाचन के बाद का पहला भाषण भी दिया और फिर सदस्यों ने शपथ ग्रहण शुरू की। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा में अपने सदस्यता की शपथ ग्रहण की और विधिवत डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य घोषित किए। अभी चुनकर आने के बाद भी जो बिडेन अध्यक्ष की शपथ जब लेंगे 20 जनवरी को, अध्यक्ष पद जब स्वीकारेंगे तब वो अध्यक्ष बनेंगे, और वो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि वो चुनकर ही नहीं आए। निर्वाचन आयोग कहता है चुनकर आए, सारे लोग कहते हैं चुनकर आए, वो भी कहते हैं चुनकर आए, मगर वर्तमान अध्यक्ष जो है अमेरिका के, वो कहते हैं कि चुनकर नहीं है, मैं ही चुनकर आया हूँ और मैं अपना पद नहीं छोड़ूंगा। तो जब तक वो चुनकर आने के बाद भी जब तक पद ग्रहण नहीं होता, उनका
ओथ टेकिंग सेरेमनी नहीं होता तब तक जो बिडेन का भविष्य क्या होगा मालूम नहीं है हम लोगों को। तो ऐसा होता है कभी कभी चुनाव में, चुन कर आने के बाद भी प्रमाण पत्र नहीं मिलता, प्रमाण पत्र छीन लिया जाता है, लोग कोर्ट में जाते हैं, चलता है। उसके बाद में 10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी सभापति परमानेंट प्रेसिडेंट के चुनाव की प्रक्रिया आरंभ की गई। 11 दिसंबर 1946 को यह प्रक्रिया पूरी हुई। केवल अगले व्याख्यान में मैं बताऊंगा कि संविधान सभा के सदस्यों का कंपोजिशन कैसा था, कांग्रेस के सदस्य कितने थे, मुस्लिम लीग कितने थे, अन्य कितने थे। ये बातें अगले व्याख्यान का विषय है, जब मैं बाद में बताऊंगा। परंतु कांग्रेस का बहुमत था और कांग्रेस का ही स्थायी अध्यक्ष चुनकर आना था, इसलिए केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया और वही अविरोध बिन विरोध चुनकर आ गए, विदाउट एनी अपोजिशन, स्थायी सभापति के रूप में चुनकर आए। और यह माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सभापति 26 नवंबर 1949 को उनकी ही अध्यक्षता में संविधान को स्वीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को उनकी ही अध्यक्षता में संविधान के मूल प्रतियों पर संविधान सभा सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा जीवंत थी और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आज भी संविधान सभा जिंदा है।